नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण तिवारी। ये बात हम हमेशा कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन पता नहीं कितना समझ पाते हैं कि 85 किताबें आप पढ़ लीजिए एक तरफ, और दूसरा किसी एक अनुभवी इंसान के साथ बैठ लीजिए, आपको किताबों से ज़्यादा ज्ञान कुछ देर की बातचीत में मिलेगा। अगर आपकी दिलचस्पी भारतीय सेना के असली इतिहास को जानने में है, अगर आपकी दिलचस्पी भारत और पाकिस्तान के बीच सन 71 में हुई लड़ाई की पूरी सच्चाई जानने की है, अगर आपकी दिलचस्पी इस बात में है कि आईएनएस खुकरी के साथ क्या हुआ था, वो कैसे डूबा था, या आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए किस तरह गाजी अटैक किया गया था, उसकी हकीकत क्या थी, तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। जैसा मैंने कहा, किसी अनुभवी शख्स के साथ बातचीत में आपको कई किताबों से, कई ग्रंथों से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईएनएस विक्रांत पर सीनियर एमई रहे रघुनंदन सिंह जी, जिन्हें आरएन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि आईएनएस विक्रांत पर आरएन सिंह साहब रहे। इस लड़ाई के दौरान 7-8 दिनों की जो लड़ाई रही, उस लड़ाई को बहुत क्लोजली उन्होंने देखा, उसका वो हिस्सा बने रहे। इसके अलावा क्या होती है ज़िंदगी उन फौजियों की जो लड़ाई में होते हैं, उनके परिवारों को किस तरह के चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, साथ ही साथ इस लड़ाई के दौरान किस तरह के इंसिडेंसेस सामने आते हैं जो हम सिविलियंस कभी नहीं समझ पाते, वो तमाम चीज़ें आज सिंह साहब से हम जानेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले लड़ाई की पहली सूचना कब मिली थी आपको, किस तरह से सूचना मिली, या आप पहले से अभ्यास में लगे हुए थे? अभ्यास तो बहुत पहले, 6 महीने पहले से अभ्यास था। और हम लोग बॉम्बे से मई में निकले और लड़ाई दिसंबर में हुई। तो ये निश्चय नहीं था कि लड़ाई होगी कि नहीं ना। वो जो लड़ाई का समय है वो अननोन होता हम लोगों को, उनको सीनियर ऑफिसर जानते, उनको हेडक्वार्टर से इधर से उधर से वही जान पाते। लेकिन ये था कि हाँ कुछ होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान थे वो उनको बड़ी नीची निगाह से देखते, उनके साथ बड़ा अन्याय करते थे। और उस अन्याय को झेलने के लिए वहाँ का एक नेता बना जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, वो इंडिया में आया। इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया में आके उन्होंने इंदिरा गांधी से बातचीत की कि किसी तरह से हमें इंडिपेंडेंस कराइए। इंदिरा गांधी ने पूरा वर्ल्ड घूमा और सारी वर्ल्ड को अपने अंडर में लिया। लास्ट में अमेरिका गई तो अमेरिका उनके खिलाफ था, बोलता मैं पाकिस्तान की मदद करूंगा। तो इंदिरा गांधी इतनी डेयरिंग प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसने बोला ठीक है तुम कर लो, मैं जाता हूँ अटैक कर दूँ, यू डू व्हाट एवर यू लाइक। और वाइट हाउस में ऐसा पैर मार के चली आई। ये पहली लेडी थी जिसने, प्राइम मिनिस्टर थी जिसने वाइट हाउस में पैर मारा और आके बोल दिया ठीक ऑन बार, और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका ने 7th बेड़ा अपना भेज दिया, जो सिंगापुर। अमेरिका इस बात से नाराज हो गया था? अमेरिका तो पहले ही से नाराज था, पाकिस्तान की तरफदारी करता रहा। तो उसने अपना 7th बेड़ा भेजा कि अगर तुम लड़ोगे तो हमारा 7th बेड़ा आ रहा। 7th बेड़ा बहुत सबसे बड़ा बेड़ा, बहुत मजबूत बेड़ा। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7वां बेड़ा जहाँ से गुजरता था वहाँ से सेनाएं हट जाती थी। बहुत बड़ा बेड़ा था, सिर्फ 7-8 जहाज थे, 2-3 एयरक्राफ्ट बड़े बड़े थे। तो उसने खड़ा कर दिया कि बर्मा से बॉर्डर पे सिंगापुर में। और उनका रेडर इतना पावरफुल था कि वो हमारी रेडर को निष्काम कर देते थे। हमारी रेडर उतनी पावरफुल नहीं थी, तो अंडर वाटर हमें कोई मतलब इंडिकेशन नहीं मिलता था कि कोई आ रहा है, कौन जा रहा है। वैसे हम लोगों को जो रेडर है उसने 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ देख लेता कि। अच्छा, उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, हमारी सेना की ताकत? ख़ास तौर पर आप विक्रांत पर थे, और भी जहाज़ थे हमारे, खुकरी भी था। किस तरह, कितने जहाज़ हमारे पास थे, और जल सेना के तौर पर हमारी क्या ताकत थी? जल सेना की हमारी बहुत बड़ी ताकत थी, और शिप की भी बहुत बड़ी ताकत थी। 15-20 शिप थे हमारे पास। एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 300-400 किलोमीटर ऑल राउंड कवर कर सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट जाते हैं अटैक करते हैं। तो उसमें यह था कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, और हर कंट्री के पास होता नहीं है, ये बड़ा कॉस्टली है, और इसकी फ़्लाइट भी, वो सेलिंग भी बहुत कॉस्टली पड़ती। तो हमारे पास पाकिस्तान तो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकता था, किसी भी साइड, नहीं तो जल सेना में, न थल सेना में, और ना ही एयरप्लेन। पाकिस्तान की लड़ने की उस वक्त
क्या सीधे कहें औकात थी उस वक्त लड़ने की, या किसके दम पर वो लड़ रहा था, क्या स्ट्रेंथ? पाकिस्तान की कभी औकात रही नहीं। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता वो नाम का होता, वो प्रेसिडेंट होता नाम का होता, सब कुछ फौज के ऊपर, सेना ही सब कुछ करती, जैसी सेना बोलती है पाकिस्तान का, और उसका नतीजा है कि वो हमेशा मार खाता रहा। 71 में खाया, 62 में खाया, 65 में खाया, 71 में खाया, और अभी भी देखो कितना अटैक कर रहा, लेकिन मानता ही नहीं। वो है हठधर्मी है बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त कैसे 71 में ये हठधर्मिता कैसे आई थी? जैसा कि आपने कहा मुजीबुर रहमान ने कहा, और उसके बाद में इंदिरा जी ने कहा कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान को ताकत कौन दे रहा था, उसको शे कौन दे रहा था? शे कोई नहीं दे रहा, उसको स्ट्रेंथ मालूम ही नहीं थी कि इंडिया की इतनी स्ट्रेंथ है। वो गलतफहमी में था। गलतफहमी था एकदम। उसने सोचा कि हमारे जैसे ही हालत होगी इंडिया की जैसी इंडिया हमारी में हालत। होती। हाँ। और इंडिया की फौज, कोई भी फोर्स, 3 फोर्स में से कोई भी पाकिस्तानी के फौज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा निशानेबाज है, ज़्यादा सब कुछ करता है। कैसे, मतलब ये कंपैरिजन कैसे होता है? और हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान की फौज जो होती है वो थोड़ी सी, उसकी कई कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हाँ, हैं। कमजोरियाँ उसमें एक तो उनका निशाना सही नहीं होता। जो अटैक करते हैं, जिस टारगेट पर अटैक करना, वो एयरफोर्स कभी एग्जैक्ट टारगेट नहीं मार पाता, कभी आगे कभी पीछे। जैसे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ पर अटैक करना, तो या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, या साइड में जाएगा, या बाएं जाएगा, दाएं जाएगा। और हमारे जो पायलट है वो एग्जैक्ट फायर करेंगे वहाँ पर, इतनी उनमें बहुत कर। वो वहाँ की सेना जो है वो पॉलिटिक्स ज़्यादा, आप कह रहे थे कि अय्याश किस्म की भी होते हैं वहाँ के लोग। अयाज तो होते, और ऐसे उन्होंने बांग्लादेश में बहुत दिखाई दी, और इसीलिए बांग्लादेश की जो पब्लिक थी वो बहुत नाराज़ हो गई, परेशान हो गई। जो पश्चिमी वो पंजाबी मुसलमान हैं, वो पूर्वी मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझते, उनको क्या बोलते, एक शब्द उनका है ना, काफिर है, काफिर, ये हाँ। काफिर है। हाँ हाँ हाँ। ये था इसमें। और फिर पब्लिक एकदम ट्राई कर रही थी, तो चूँकि उन्हें एक नेता मिल गया जो उन्हें। क्या हम इस 71 के युद्ध में जाने के पहले ही जानते थे कि जीत हमारी होगी? यानी उन्हें गलत फहमी थी, लेकिन हमें सही से ही पता था कि पाकिस्तान की हालत पतली है। पतली है, आज भी पतली है। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहर सकता, आज भी नहीं ठहर सकता। हमारी ताकत बहुत ज़्यादा। लेकिन 7वां बेड़ा जब अमेरिका ने बर्मा के पास खड़ा कर दिया, तो उसके बाद भारत की ताकत क्या थी? फिर भी हम कैसे स्ट्रांगली खड़े हमारी रहे? ताकत यही थी कि हम लड़ेंगे, 7वें बेड़े से भी लड़ेंगे, क्योंकि एक हौसला होता ना, वो हमारे पास हौसला था कि हम 7वां बेड़ा का मुकाबला करेंगे भाई, या तो हम मारेंगे या वो मारेंगे। तो एक हौसला, जो मतलब फोर्स में जो हौसला है वो सबसे बड़ा कामयाब होता है। तो हम लोगों का हौसला डाउन कभी नहीं होता, किसी भी फोर्स में हौसला बना रहता, लड़ते रहेंगे, मरते हैं, जैसे आर्मी में मरते हैं, विषय फिर भी हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो हौसला हम लोगों को बहुत बड़ा है। आर्मी की बात होती है, ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी की, तो सिंह साहब ने जैसा बताया हौसला सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसा ही एक हौसला INS खुकरी पर दिखाया गया। वहाँ के महेंद्र नाथ मुल्ला उस INS खुकरी के उस वक्त कैप्टन थे। उन्होंने उस जहाज़ के साथ जल समाधि ले ली। और सिंह साहब से अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी, तब मुझे जानकारी मिली कि कैप्टन का ये फ़र्ज़ होता है कि अगर जहाज़ डूब रहा है तो वो उसके साथ डूबता ही। ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या उस वक्त सोच होती थी जब आप लोग जाते थे, आपके कैप्टन जाते थे, उनके दिमाग दुख होता है सबको, दुख जरूर होता है, लेकिन वो नियम है ऐसा, तो कैप्टन बाहर नहीं निकल पाएगा। सारी पब्लिक निकल जाएगी, लेकिन कैप्टन बाहर नहीं छोड़, शिप को छोड़ के नहीं आएगा। इस पूरी उसके अंडर में शिप है, वो छोड़ता नहीं, उसको अपना एक कलेजे का टुकड़ा समझता है। PNS हैंगोर एक वो सबमरीन थी जिसने अटैक किया था। एक्चुअली वो सबमरीन PS का करिया है, एक्चुअली वो अमेरिका की सबमरीन थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास केवल गाजी एक थी, जो गाजी हमने डुबो दी थी। हाँ, मैं उस पर बात करूंगा। गाजी अटैक आप पे, जिस जहाज़ पर आप थे वहाँ पर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको नाकाम किया गया। लेकिन ये जो आप अमेरिकन सबमरीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि असली इतिहास तब सामने आता है जब कोई जानकार आदमी कहे। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारियां नहीं मिलती लोगों को। क्यों? क्योंकि छुपाया जाता है चीज़ों को रणनीतिक तौर पर। हकीकत क्या थी उस पर? हम लोगों को भी यही बताया गया पाकिस्तान सबमरीन, लेकिन हम लोगों को यहाँ तक मालूम था कि पाकिस्तान के पास ओनली 1 सबमरीन है, जिसका नाम गाजी, जिसका नाम गाजी। और गाजी का जो CEO डिसाइड कर, मतलब प्रॉमिस करके आया, इधर आई शेख विक्रांत और आई।
तो ये मतलब ऐसा कहा जाए कि पीएनएस हैंगोर जो था वो अमेरिका की एक ऐसी सबमरीन जो पाकिस्तान के लिए काम कर अच्छा रही थी। गैस लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से पाकिस्तान अपनी सबमरीन बताता, लेकिन हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के पास उस समय केवल PNS गाजी थी और दूसरी सबमरीन। क्या हुआ था खुखरी के बारे में, आपको क्या जानकारियां मिली और कैसे आप? जब हम लोग उस समय हम लोग बांग्लादेश के किनारे पास में बर्मा बॉर्डर पर एक हमारा बंदरगाह पोर्ट कार्नवालिस, वहाँ हम खड़े थे, विक्रांत हमारा वहाँ खड़ा, शाम के टाइम भोजन का टाइम था। तो दिल्ली से जब इन्फॉर्मेशन मिली कि अब लड़ाई होनी है तो कैप्टन साहब जो थे उन्होंने अनाउंस किया दैट वी आर एट वार। तो हम लोगों को मालूम पड़ा, बड़ा हौसला बढ़ गया, चलो सारी लड़ेंगे। हौसला भी इकजाई बहुत था हमारे को, तो बस वहाँ से चल दिए। फिर तो घूमते रहे, चलते रहे, अटैक करते रहे उनको। तीनों फोर्स ने अटैक किया और बहुत इजीली उनको ख़त्म कर दिया। उनको आप बड़े आराम से मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी फौज 90,000 आर्मी होते हुए सरेंडर कर दिया। आमनेशन, भोजन सब कुछ था। क्या ये अटैक 9 दिसंबर को आईएनएस खुखरी पर अटैक हुआ था सबमरीन हैंगोर का, और उसके बाद उसको डुबा दिया गया था, तो क्या खुखरी के डूबने के बाद आप लोगों में ज्यादा गुस्सा आ गया था या अटैक को और ज्यादा तेज कर दिया वो गया? तो तेज होता ही है, जब कोई चीज अपना आदमी कहीं मारा जाता तो आदमी के निचला गुस्सा आती, तो ज़्यादा ही था। और वैसे भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक जो मनोबल है बहुत हाई है, वो कभी भी घबराते नहीं, खाए लड़ाई हो रही है। हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि लड़ाई में हम जा रहे हैं, हम तो खुशी खुशी लड़ रहे हैं। जागने से, पढ़ने से, काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाई से कोई चिंता ही नहीं, लड़ने के लिए तो आई इसलिए सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आईएनएस विक्रांत हमारी बहुत बड़ी ताकत था उस वक्त, और आईएनएस विक्रांत पर सिंह साहब उस वक्त थे, लेकिन आईएनएस खुखरी चर्चा में रहा या खबरों में बना रहा क्योंकि आईएनएस खुखरी आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला जहाज़ था जो डुबाया गया हो, दुश्मन के हाथों डूबा हो, और उसके बाद जाहिर तौर पर नाराज़गी थी। एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, जैसा कि अभी बातचीत में समझ में आ रहा है। सिर्फ एक सबमरीन गाजी उस वक्त पाकिस्तान के पास थी, लेकिन इसके बावजूद एक सबमरीन हैंगोर, जिसके बारे में आपको कई जानकारियां मिलती भी हैं जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उसने अटैक किया खुखरी पर। यानी पाकिस्तान को अपरोक्ष रूप से दूसरा देश, और साफ तौर पर कह सकते हैं, हालांकि इसके बारे में कोई सत्यापन नहीं मिलता है, किया नहीं जाता ऑफिशियली, अमेरिका पूरी तरह मदद कर रहा था, और सबमरीन ने टारपीडो के जरिए उसको किस तरह से डूबा था खुखरी, कुछ उसके बारे में बता पाएंगे? शाम का टाइम था, खाने का टाइम था, तो बाहर निकलने का हैच कहते हैं उसको, हैच होता है, उसमें एक ही आदमी निकल सकता, जैसे यहाँ रहने की जगह है, ये नहीं कि सब सब भाग खड़े हो, एक आदमी एक निकला तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो जब तक डूब गया। और दूसरी बात ये थी कि खाने का टाइम था, सब खाना खा रहे शाम के टाइम, ऐसा सुना गया, हम तो वहाँ थे पूरब साइड में। उसी समय ये टारपीडो मारे, ये सुना गया था। हम लोगों को पता लगा कि वो सबमरीन ने 3 टारपीडो मारे, आगे मारा, बीच में मारा, मतलब जहाज के 3 टुकड़े कर दिए और जहाज डूब गया। जब टुकड़े कर दिए, डूब गया। डूबने के बाद कुछ लोग उसमें से बच गए, जो कूद गए, लाइफ बॉय पकड़ लिया, बोट पकड़ लिया, कुछ भी लाइफ बॉय होते ऐसे रखे होते, छिप के, मतलब इमरजेंसी में लाइफ बॉय डाल के कूद जाते हैं, तो उसमें तैरते रहते हैं। 24 घंटे तक आदमी तैर सकता है। तो वह ज़्यादातर मर गए, करीब 145-46 आदमी हमारे ख्याल से बचे थे, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मालूम, और सब खत्म हो गए। फिर उनको भी मछलियों को खा लिया था थोड़ा, काफ़ी दिन तक। INHS सुनी में उनका इलाज चला, बम्बई में अस्पताल है। आपके दोस्त भी थे कुछ आईएनएस खुखरी पर? हमारे एक बैच का था मिश्रा जी, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही एक भदौरिया थे, तो वो भी नहीं रहे, शहीद हो गए थे? वो भी शहीद हो गए। अच्छा, ये मुल्ला महेंद्र नाथ मुल्ला जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है, जो कैप्टन थे, उनके बारे में क्या सुना आपने या क्या जानकारियाँ, किस तरह की आपके सर्कल में बातचीत होती थी उस सर्कल का? महेंद्र सिंह मुल्ला बहुत इंजीनियरिंग टाइप के आदमी थे, बहुत योग्य थे, बहुत इंटेलिजेंट, योग्य, और देर था उन्हें, मतलब जज्बा था लड़ाई। तो उन्होंने लड़ाई के लिए गए। उसका सुनार सेटिव जो होता है, जो सबमरीन को डिटेक्ट करता है, वो खराब हो गया, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा कि कब सबमरीन आई,
जबकि साइट में मिलते ही नहीं। अंडर वाटर कौन आ रहा क्या आ रहा, जब सेट ही खराब है तो नहीं मिलेगा, और उसमें हिट हो गया, खत्म हो गई। और महेंद्र नाथ मुल्ला के बारे में ये कहानी भी मिलती है कि उन्होंने, जैसा कि अभी सिंह साहब बता रहे थे, कि एक नियम है कि अगर जहाज़ डूबता है तो कैप्टन उसके साथ जल समाधि लेता है। तो उनके पास ये मौका था कि वो बच सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना लाइफ जैकेट अपने एक जूनियर साथी को दिया और ख़ुद जल समाधि लेने का उन्होंने निर्णय लिया था, या फिर जैसा कि होता है आमतौर पर। लेकिन ये एक बड़ी चोट थी, और इस लड़ाई में इसके बाद हो सकता है कोई और देश होता है, या इस तरह की लड़ाइयों में किसी भी देश का हताश होना एक बहुत लाजमी सी बात लगती है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ। इसके बाद INS विक्रांत और जो भी हमारे दूसरे फौजी थे, उनमें एक ज़बरदस्त गुस्सा और अपने शहीद साथियों के लिए एक ज़बरदस्त नाराज़गी थी अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़, और आपने जमकर अटैक किया। लेकिन इस बीच INS विक्रांत पर भी एक सबमरीन ने नज़र बनाए रखी थी, वो क्या था, वो भी ज़रा किस्सा वो भी नहीं पता लगा। वैसे सबमरीन पता लिए, कौश बाजार में जब हम लोग थे तब एक करीब 11 बजे दिन के अनाउंस हुआ सबमरीन साइटेड। तो वो सबमरीन का भी कई शिपों ने मिलके टारपीडो से फायर किया, तो यह तो डूबी, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे दिन जब हम लोगों ने देखा तो ऊपर सरफेस पे, पानी के सरफेस पे तेल कुछ ऐसा मिला कि तेल फैल रहा, इसलिए शायद है उसको डूब गया, लेकिन निश्चय नहीं कहा जा सकता। गाजी वही गाजी तो डूब गई। वो गाजी अटैक क्या था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। INS विक्रांत पर किस तरह से नज़र बनाई थी? और गाजी जब हम लोग बम्बई से निकले हार्बर से, गाजी हमें आउट ऑफ रोड बम्बई मिली। जैसे ही हम लोग कोर्स चेंज किया तो सबमरीन सेट मालूम सेट पे आया कि सबमरीन है यहाँ, तो कंटिन्यूअस पीछा करती थी। हम लोग गोवा गए, कोचीन गए, मद्रास गए, तो वहाँ पता लगता था कि यहाँ कोई सबमरीन है, लेकिन वो कर नहीं पाया। हम लोग चलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह कहीं नहीं खड़े हुए, और शायद एक जगह खड़े होता तो अटैक हो भी जाता था। सबमरीन को आप कैसे देखते थे, या अभी भी कैसे देखा जाता होगा, कैसे उसका गेस्ट लगाया जाता है कि यहाँ सबमरीन सेट होता ना, सोनार सेट होता। हमारे पास जो एलिजे एयरक्राफ्ट था उसमें एक सोनार सेट था, अगर वो एलिजे सोनार सेट से पकड़ लेता है सबमरीन, किसी सबमरीन, तो सबमरीन बच के नहीं जा सकता। आप जैसा मुझे अभी कुछ देर पहले बातचीत में बता रहे थे कि एक और बड़े जहाज की आड़ में उसके नीचे कभी आता, वो क्या था? अमेरिकन शिप था, मर्चेंट शिप, उसके नीचे चल रही थी, पता नहीं लगता। तो उसको हमारा जो कैप्टन था उसने दिया स्टीयरिंग करने, मतलब इधर उधर जिक जक चलने के, तो अलग हो गई। तब पता लगा कि सबमरीन। कैसे फिर उसको मारा गया? फिर उसको दूसरे जहाज़ों ने पीछे से मारा, और हमारा एलिजे उड़ के उसमें बम्बार्डमेंट किया, और किस मतलब किस जगह से मरा ये कुछ समझ में नहीं आया। अब सही 4 आदमी अटैक कर रहे थे, किसके हाथ में से मरा, तो ये निश्चय नहीं, लेकिन उसको मार गिराया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब आप लोगों ने ये गाजी अटैक फेल किया, हमारा भी INS खुकरी डूब चुका था, तो फिर कैसे लड़ाई अंत की तरफ बढ़ी और कैसे उसकी सूचनाएं आपको मिलती गई, कैसे भारतीय सेना हावी होती चली गई और अमेरिका भी पीछे हटता है? पाकिस्तान तो वैसे ही कमजोर था, लेकिन अमेरिका भी पीछे हटता चला। सिंगापुर से हटा नहीं, हार्बर में खड़ा रहा। तो कैसे आपको सूचनाएं मिल रही थी और क्या डेवलपमेंट हुए आने वाले? मालूम पड़ता था, रडार सेट पे आता था, रडार पे आता था। तो क्या डेवलपमेंट हुए आगे? लड़ाई खत्म होने का जब समय नजदीक आ रहा था, तब कैसे कैसे जानकारियां आपको मिल रही थी और कैसे लड़ाई खत्म हुई है? तो हमारे जहाज के ऊपर उनका जो था, क्या नाम उसका, एडमिरल, वो खुद ही आया हमारे शिप पर, बाई फ्लाइट आया, और रिवॉल्वर उसके पास था, वो हैंडओवर हमारे कैप्टन साहब को कर दिया, और लड़ाई खत्म हो गई। आप लड़ाई खत्म होने की घोषणा के कितने समय बाद तक INS विक्रांत पर रहे? विक्रांत में तो हम लोग थे ही, वापस वहाँ से चल दिए। चलने के बाद जब 2-3 दिन के और रहा, उधर रहा, उसके बाद एक वहाँ पोर्ट शहीद पर पहुँचे आके हम लोग, वहाँ से आके उड़ीसा में आए, वहाँ पहुँचे, फिर मद्रास पहुँचे, मद्रास से फिर मुंबई आ गए। 6 महीना लगे हम लोगों को आउट, क्योंकि फैमिली सबकी बम्बई थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि हम कहाँ हैं। बस लेटर में ये भी नहीं, बार टाइम में हम ये नहीं कह सकते मैं कहाँ हूँ, क्योंकि अगर हम ये कहते कि मैं फलानी जगह है तो दुश्मन को पता लग जाएगा ये फलानी जगह। तो आपको क्लियर ये होता है कि मैं यहाँ भी हूँ, अच्छा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि
हम ये वॉर किस्से तो सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, फिल्में देखने में भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, लेकिन फ़ौजियों की असल ज़िंदगी, उनके परिवारों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। उनके अंदर देश को लेकर जज्बा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक उनके अपने निजी जीवन का सवाल है, अपने परिवार का सवाल है, उसको लेकर एक इमोशनल चीज़ भी होती है। आपकी चिंता परिवार करते हैं, वहाँ पर जो फौजी होते थे वो अपने परिवारों के बारे में आप कैसे सोचते कोई हैं? चिंता नहीं करते। हम लोग परिवार के बारे में कोई, जब लड़ाई होती है परिवार के बारे में सोचती है। आप मान के जाते थे कि अब अगर डूबना है तो परिवार को अपना देखना है, सरकार देखेगी। परिवार के बारे में सोचते ही नहीं, कभी ये सोचते नहीं कि हाय मेरे पीछे परिवार है, हमें तो दुश्मन से लड़के लड़ाई जीतना है कैसे, ये होता है। परिवार के बारे में नहीं सोचते। अब परिवार के बारे में सोचते हैं लड़ ही नहीं पाएंगे, हाँ बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेगा, ये करेंगे, ऐसा नहीं सोचते। लड़ाई के दौरान आपको कोई ऐसा लम्हा सामने आया या ऐसा कोई मौका आया जब आपको लगा कि हो सकता है हम भी लड़ाई से बाहर ना जा पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हम लोग कभी। INS विक्रांत पर कोई ऐसा बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। किस तरह की तैयारियां आपको करवाई जाती थी जब आप, क्योंकि ये जानना इसलिए भी दिलचस्प होगा, 71 की लड़ाई में आप थे और आपने सर्विस कितना पहले, उससे पहले ज्वाइन की थी? कितना? 59 में सर्विस ज्वाइन की। 59 से आप 71 की लड़ाई 89 में रिवर, तो आपने काफ़ी लंबा समय दिया। 59 यानी कि आज़ादी के बहुत समय बाद की बात नहीं है जब आपने ज्वाइन किया। हमारी आर्मी की हालत क्या थी और जल सेना हमारी कितनी मजबूत थी, कौन लोग हमें सहयोग कर रहे थे, कौन हमारे दोस्त थे, कौन नहीं थे, वो भी थोड़ा बताएं। 70 में लड़ाई में तो करीब सभी दोस्त हो गए थे, कोई अपोजिशन नहीं, किसी ने किया, अमेरिका को छोड़, और सब देश हमारे फेवर में थे। खासतौर पर रशिया, सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, सारी मतलब और कंट्री है सब हमारे सेम में थे। मतलब उन्हें कुछ चिंता वो नहीं है कि आप तुम्हारे पीछे लगे हम या हम पाकिस्तान की मदद करें, अमेरिका को छोड़। तो इन्हें 59 में तो अब चाइना की लड़ाई में हम लोग कहते हैं कि बहुत बुरी हालत थी हमारे पास कुछ नहीं था। चाइना की लड़ाई में केवल आर्मी से हुई थी, नेवी एयरफोर्स, थल सेना थी हमारी, थल सेना। लेकिन हमारी जल सेना और वायु सेना क्या उस वक्त थी और मजबूत भी थी? उतनी ज़्यादा, उतनी मजबूत नहीं, पहले उतनी मजबूत नहीं। न जल सेना, थल सेना थी और न जल सेना थी और न एयरफोर्स था, इतनी मजबूत थी, उसमें स्टार्टिंग था। लेकिन चाइना से जो लड़ाई हुई वो हमारे लिए एक सीख या तैयारी की तरह थी। वो बहुत अच्छी थी, वो हमें सीख दे गई कि भाई कभी भी लड़ाई हो सकती है और आपकी असलियत क्या है, आपकी ताकत क्या है, वो भी पता चल गया आपको। पता चला। कैसे सुधार हुए उसके बाद फिर? उसके बाद में पब्लिक गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि लड़ाई होना भी बहुत ज़रूरी, लड़ाई कभी भी कोई देश अटैक कर जाए तो उसका हम सामना कैसे करें जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे। उससे गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना, तीनों फोर्स की बढ़ाना शुरू कर दी और आज हम लोग बहुत बढ़ गए। अभी हमें किसी की चिंता ही नहीं अटैक करने, हम सबका मुकाबला कर सकते हैं किसी का भी। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक फ़ौजी क्या सोचता है। एक वो फ़ौजी जिसने भारतीय सेना को बनते हुए देखा है, एक वो फ़ौजी जिसने भारतीय सेना के बहुत शुरुआती समय को देखा है। अगर आज उसका आत्मविश्वास ये कहता है कि हमारी सेना को आज किसी का डर नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने सुरक्षित हाथों में हैं। अगर हमारी ये सेना कहती है कि हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया का कोई देश हम पर हमला नहीं कर सकता, तो ये कोरी बात नहीं है, या ये कहा जाए कि ये सिर्फ डींगे हाँकना नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको क्यों लगता है आप आज इतने क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतना सेफ एयरफोर्स, ये मजबूत है, हमारे पास एमुनिशन है, सब कुछ है, रसद है। उस वक्त मान लीजिए 71 की लड़ाई के दौरान अगर अमेरिका सिर्फ 7वां बेड़ा भेजना, मतलब एक तरह से युद्ध का आगाज़ ही कर दिया गया था उसकी तरफ से, यानी उसकी तैयारी शायद कुछ ऐसी रही होगी कि वो बड़ा हमला करे। अगर खुदा न खास्ता वो हमला होता, तब क्या हम इस युद्ध में टिक पाते? ये कहना मुश्किल है, हम टिक पाते या वो टिक पाता, ये तो रिजल्ट ही बताता। हम तो अपनी जोड़ में हैं, वो अपने जोड़ में था, लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर था, ये जरूर है। और लेकिन हमारे साथ क्या उससे ज़्यादा ताकतवर लोग जुड़े हुए थे उस वक्त भी, दोस्तों के तौर पर? सोवियत पूरा बड़ा दोस्त था। तो ये एक और विश्व युद्ध का आगाज़ होता जिसमें अमेरिका एक तरफ पड़ा दिखाई देता और बाकी तो हाँ सारा तो अगर अमेरिका अटैक करता तो विश्व युद्ध हो जाता,
और विश्व युद्ध होता तो बड़ा मुश्किल होती, विश्व युद्ध बड़ा भयानक होता। पाकिस्तान को इतना पैम्पर क्यों करता रहा? मैंने भी इस पर कुछ लिखा सिंह साहब, और ख़ास तौर पर आतंकी हमलों की जब बात होती है तो अमेरिका ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया उसको पालने पोसने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों ने अमेरिका के ही लोग सैनिकों को अफगानिस्तान में मारने के लिए किया। इसकी जानकारियां अमेरिका के पास भी मौजूद है। अमेरिका के ऊपर ही अटैक किया जी हाँ, ओसामा बिन लादेन को पाल रहा था जिसने इतना बड़ा अटैक किया। अब धीरे धीरे शायद अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है, लेकिन अमेरिका क्यों पैम्पर करता रहा? पाकिस्तान में ऐसा क्या रहा? क्या भारत को दुनिया के ये ताकतवर देश, चाहे आज चाइना हो या पहले अमेरिका हो, एक बड़ी ताकत के तौर पर देखते हैं और डरते हैं और उसके खिलाफ पाकिस्तान को पालते हैं? वही है, वो मतलब अब उसकी क्या पॉलिसी है वो तो उसकी गवर्नमेंट जाने, हमारी गवर्नमेंट जाने, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाएंगे। लेकिन ये जरूर कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चाइना और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान की मदद करते हैं। अगर ये दोनों कंट्री पाकिस्तान की मदद करना बंद करें तो ये आतंकवाद ही खत्म हो जाए। 71 की लड़ाई के बाद जब आप वापस लौटे, हम जीत चुके थे, कैसा स्वागत हुआ, क्या फीलिंग थी आपकी और कैसे लोगों ने रिसेप्शन दिया? बहुत बढ़िया रिसेप्शन दिया। हम लोग पहले क्या नाम पोर्ट है इसमें, वहाँ गए और मद्रास में उस समय आर.जी. रामचंद्रन चीफ मिनिस्टर थे, फिल्म भी है, उसने बहुत बढ़िया स्वागत किया। इतना स्वागत किया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। गैंगवे, जहाँ हम लोग जहाज से नीचे उतरते, गैंगवे बोलते उसको, दोनों तरफ 14-15 लड़कियाँ ये तरफ जाता, 14-15 इस तरफ, और वहाँ की मद्रास की जो मेयर थी वो थाली में सेंदूर और ये सब लेकर खड़ी थी और वो आरती कर रही थी। और खाना तो आपको पता हम लोग चाख ही नहीं पाए सारी, कम से कम 20 तरह का खाना, 30 तरह का, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। लड़कियां सब आरती कर रही थी और जो वो थी मेयर वहाँ की मजा, तो सबको टीका कर दी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मतलब हम लोग स्टंट रह गए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा होते हुए भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को इतने स्वागत कर सकते हैं। बहुत नहीं तो आप लड़ाई को अपने काम की तरह ले रहे थे, आपको ये नहीं अंदाजा था कि इससे क्या लोगों पे फर्क पड़ रहा हो। आपके लिए तो एक अलग दुनिया चल रही थी, वो जंग की दुनिया बिल्कुल जंग की दुनिया अलग ही होती है। तो जंग की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया होती है, और ये सिर्फ बात 71 की नहीं थी, बात आज की भी है। बेशक आज खुल के युद्ध नहीं होते, छद्म युद्ध हो रहे हैं, और पाकिस्तान का ये छद्म युद्ध आए दिन देखने को मिलता है। हमारे सैनिक 26/11 में भी शहीद हुए। आज भी कश्मीर में जिस तरह का आतंक पाकिस्तान परस्त आतंकी मचाते हैं, या आतंक के जो आका हैं वो आए दिन हमें कुछ ना कुछ ज़ख्म देते रहते हैं, उससे लड़ाई लड़ते हुए भी हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। लेकिन फ़ौजियों की क्या सोच होती है, किस तरह से भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, और तब अगर भारतीय सेना की ये ताकत थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भारतीय सेना का हौसला क्या होगा, आज वो दुनिया के किसी भी देश से लड़ने के लिए कितनी तैयार होगी। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और आपसे ऐसी जानकारियाँ हमको लगातार मिलती रहें। ये थी एक ख़ास बातचीत आर्यन सिंह साहब के साथ। धन्यवाद।